प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा, लेक्चर नंबर 2 ऑफ एटम्स। और आप इस लेक्चर को मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड लास्ट लेक्चर भी मान सकते हैं। एटम्स फिनिश करेंगे आज के लेक्चर में, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ पाए न्यूक्लियाई के बारे में, है ना। न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ के मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा खत्म। तो आओ इस चैप्टर का सफाया करते, सूबड़ा साफ करते हैं, है ना। तबीयत ठीक नहीं है, वैसे तो मैं क्लास कैंसिल करने की सोच रहा था, बट अपन इस वीक में सिलेबस खत्म करने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, क्लास तो लेनी ही है। तो आवाज थोड़ा सा आप देख लेना, आवाज है ना आज वैसी नहीं लगेगी जैसी हमेशा लगती है, तो गला भी खराब है और नाक भी बंद है, पर कोई बात नहीं, एनर्जी में आपको कोई भी कमी में महसूस नहीं होने दूंगा। प्यारे बच्चों, क्या पढ़ेंगे आज? गुरुजी, हम बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को ही कंटिन्यू करेंगे, है ना, और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम देखेंगे, यानी कि वही अपना लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, वो सब अपन देखेंगे। तो गुरुजी एक काम करो, पहले तो फटाफट से खटाखट से लास्ट क्लास के होमवर्क क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल से होमवर्क क्वेश्चंस थे, उसको निपटा लेते हैं। बोला जा रहा है व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी बॉम्बार्ड्स, बॉम्बार्ड यानी कि फेंका गया, फेंक के मारा, किस पर? ऑन अ हैवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze, ओके, इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन मास m। क्या ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में डिराइव करवाया था? बिल्कुल गुरुजी, इसका आंसर है 1/m। अगर आपका आ गया है आंसर तो क्यों टाइम वेस्ट करना है यार, आगे बढ़ो ना यार, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था Ze² बाय पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। मैंने आपको बताया था R0 Z के प्रोपोर्शनल, E² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और v² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलती पब्लिक? यस सर। तो यार यहां पे मास की बात कर रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास तो हो गया सेकंड ऑप्शन। क्या सोचना है इसके बारे में, है ना? सही है, ओके सर। चलो फिर आगे, अगला सवाल भी इसी पर बेस्ड था। अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी बॉम्बार्ड्स अ हैवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज Ze, देन क्या बोला जा रहा है? देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा न्यूक्लियस विल बी प्रोपोर्शनल टू, है ना। अल्फा न्यूक्लियस मतलब वही अल्फा पार्टिकल। अरे अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम 42 होता है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो बन गया अल्फा पार्टिकल, यानी हीलियम प्लस प्लस। तो अब हीलियम 4 2 के पास था क्या? हीलियम 4 2 के पास क्या था? 2 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 न्यूट्रॉन थे। अब तुमने इसके साथ वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। क्या? तुमने तो इसके इलेक्ट्रॉन जो थे वो निकाल लिए। जैसे तुमने इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसने बोला आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। जी हाँ, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे वो निकाल लिए, तो एटम में से सारे 2 इलेक्ट्रॉन थे वो निकाल लिए। एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो बचेगा क्या? कद्दू, न्यूक्लियस बचेगा। इसलिए तो उसने बोल रहा है अल्फा न्यूक्लियस, तो अल्फा न्यूक्लियस का मतलब अल्फा पार्टिकल ही होता है, विल बी प्रोपोर्शनल टू। अब आए 1/Ze v², 1/v4, 1/m। तो यहां पे फिर से देख लेते हैं, v², 1/v² होता है ना, 1/v² होता है, तो ये तो जायज नहीं है, ये भी जायज नहीं है। 1/m होता है, 1/m होता है, बिल्कुल सही हो गया। और z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E² होता है, तो ये ऑप्शन भी जायज नहीं। थर्ड ऑप्शन जायज हो गया, डन हो गया, टकाटक। ओके चले आगे। यस सर। अब देखो भाई, बहुत ध्यान से सुनना। क्या हमने 3 पोस्टुलेट पढ़े थे? यस सर। उसमें से एक पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, nh/2 पाई। फर्स्ट ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल समझते हैं? यस सर। पहला न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला ऑर्बिटल फर्स्ट ऑर्बिटल, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला ऑर्बिटल सेकंड ऑर्बिटल। पर फिर भी आत्मा की शांति और मन की तसल्ली के लिए यहां पे मैं बना भी देता हूं, देखो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं, तुम खुश रहो बस, है ना। तुम खुश तो मैं डबल खुश। इधर देखना, हाँ साहब, है ना। मान लो न्यूक्लियस है तो इस प्रकार से हो गया फर्स्ट ऑर्बिटल। अरे पूरा कौन बनाएगा भाई, आलस आता है ना यार। यस सर। सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल, बोलो रे बेटा। यस सर। ये हो गया रे बच्चों न्यूक्लियस। क्या हो गया रे बेटा? न्यूक्लियस। इसको ऐसे लिखते हैं n = 1, n = 2। ऑब्वियसली ये ऑर्बिटल्स है तो ये इंटीजर्स में ही होंगे, ऐसे फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होंगे। n = 1 2 3 4। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिटल। इसको क्या बोलेंगे? सेकंड ऑर्बिटल। पता ही है ना सबको, अक्खी पब्लिक को पता है सर। ये हो गया थर्ड ऑर्बिटल, और ये क्या हो गया? फोर्थ ऑर्बिटल, एंड सो ऑन, है ना। अच्छा, क्या आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा है? मुझे जरूर से बताना। अरे गुरुजी यार ये तो सब पढ़ा है। फर्स्ट ऑर्बिटल n = 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू नहीं होता है। मैं पहले बता रहा हूं आपको, है ना। ये 0 से शुरू नहीं होता है, 1 से शुरू होता है। और ये ऐसे नहीं होता 0th ऑर्बिट ना, n = 1। जो n का वैल्यू 1 तो फर्स्ट ऑर्बिट, n का वैल्यू 2 तो सेकंड ऑर्बिट। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, आगे अपने काम आएगा। एक्साइटेड स्टेट पता है? अभी एक्साइटेड स्टेट देख लो, बोलने का तरीका है। ये फर्स्ट ऑर्बिटल को ना ग्राउंड स्टेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। एक मिनट भाई, फर्स्ट ऑर्बिटल को बोला जाता है
ग्राउंड स्टेट, ठीक है गुरुजी, है ना। सेकंड ऑर्बिटल को देखो, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन, ये हो गया ग्राउंड स्टेट। इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, है ना। मतलब कि ग्राउंड स्टेट के बाद आता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। ये नामकरण पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिटल हो गया ग्राउंड स्टेट, सेकंड ऑर्बिटल हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। इसका मतलब तो गुरुजी तो की पॉइंट हो गया, मतलब थंब रूल हो गया क्या, जो भी नंबर का ऑर्बिटल है उसमें से एक माइनस कर दो। फर्स्ट ऑर्बिटल में से मत माइनस करो तो जीरो आ जाएगा, वन में से वन गया जीरो, तो ग्राउंड स्टेट हो गया, ऐसा बोल सकते हो। n बराबर 2 से 1 माइनस करो, n बराबर 2 में 1 माइनस करो 1, तो कितना आ गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n बराबर 3 से 1 माइनस करो, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। n बराबर 4, 4 में से 1 माइनस करो, 4 माइनस 1 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, हमें सिखा रिया है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ रही है क्या बात गुरुजी, टकाटक समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं। एक्साइटेड स्टेट वगैरह, हम केमिस्ट्री वाले और आपसे अच्छी केमिस्ट्री आती है गुरुजी हमको, हमको हल्के मत लिया करो आप, हल्के में बोलो समझ। अच्छा, n बराबर 99, 99th ऑर्बिटल हो गया, n बराबर 99 कौन सा ऑर्बिटल हो गया, कौन सा ऑर्बिटल हो गया गुरुजी, 99th ऑर्बिटल हो गया। और कौन सा एक्साइटेड स्टेट हो गया, -1 कर दो, 98th एक्साइटेड स्टेट। अभी फील आई, हाँ सर एकदम फील आ चुकी है। ओके चले आगे, आगे बढ़ो। लो भाई देखो, अब आओ, अब हमें निकालना है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। क्या निकालना है बेटा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। बहुत आसान है, nth ऑर्बिट मतलब कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, 99th हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमको उसका क्या निकालना है, रेडियस। अलग अलग आप देखो ना, जैसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर देखो, ये हो गया रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, यस सर। ये हो गया, एक मिनट मान लो मैं रेड से बना दूं, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ये हो गया रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, ये हो गया रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, ये हो गया रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। अरे बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही। तो ये रेडियस निकालना है। अब आपको डेरिवेशन पेपर में नहीं करना है, लेकिन तुम्हारे भाई ने तुम्हारे तसल्ली के लिए डेरिवेशन करके लिख रखा है ताकि अपना समय बच जाए। हमें सिर्फ और सिर्फ मैं जिस पे स्टार मार्क करूंगा ना, सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखना है नीट के लिए। पर तुम्हारे भाई ने डेरिवेशन करवा रखा है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट को हम बोलते हैं आर सबस्क्रिप्ट n। क्या बोलते हैं बच्चों, आर सबस्क्रिप्ट n। आर सबस्क्रिप्ट n मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। याद है आपको एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। यस सर, तो nth ऑर्बिट के लिए n यहां पे आ जाएगा, n की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n की वैल्यू 2 यानी सेकंड ऑर्बिट, n की वैल्यू 3 यानी थर्ड ऑर्बिट। m v r बराबर nh by 2। व्हाट इज m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज v, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये भी नहीं पता है, ये भी डिराइव करवाया जाएगा, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट को बोल देंगे vn। खैर, तो यहां पे मैं आपको बता दूं, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, r इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो गया nh by 2 by। व्हाट इज n, नंबर ऑफ ऑर्बिट। व्हाट इज n गुरुजी, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ओके चलो भाई, एक इक्वेशन ही होगी, इसको बोल दिया फर्स्ट। क्यों, क्योंकि दो वेरिएबल है, vn यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट भी नहीं पता, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट भी नहीं पता, मतलब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट भी नहीं पता। तो वेरिएबल दो है तो इक्वेशन भी दो नीचे, एक इक्वेशन ही होगी। अब यहां से बहुत ज्यादा चालाकी करी और v का वैल्यू निकाल लिया। v का वैल्यू कितना हो गया, nh by 2 पाई, m भी नीचे r भी नीचे, तो v बराबर nh by 2 पाई हो गया। ठीक है, r भी नीचे गया, m भी नीचे गया, v बराबर nh by 2 पाई rm। अब देखो इधर, क्या मैंने तुमको बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, लेक्चर चालू है ना, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये रही न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सर्व करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। यस सर, तो k q1 q2 by r स्क्वायर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, q1 न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, सेंट्रीपिटल की तरह। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला अक्खी पब्लिक को पता है, तुम्हारे भाई ने बता दिया था, 11th का कंसेप्ट है लेकिन बता दिया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाई r। यस सर, है ना। अब मैं आपको बता चुका हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, दुनिया का कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल की तरह काम करने लगता है। k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन। न्यूक्लियस का चार्ज Ze, बिल्कुल साहब। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, r स्क्वायर। कैसे, अरे ऐसे, ये देखो ना दद्दू, ए सुन मेरी बात दद्दू, इधर देख, ये हो गया तेरे पास, क्या हो गया, ये हो गया ऑर्बिटल, ये हो गया ऑर्बिटल, ठीक है। और यहां पे एक छोटा सा
नन्ना सा मुन्ना सा क्या ले लेते अपन, न्यूक्लियस ले लेते। क्या ले लेते रे बेटा, क्या ले लेते रे बेटा, न्यूक्लियस ले लेते। यस सर, इसका चार्ज कितना हो गया, Ze। यस सर, इसका चार्ज कितना हो गया न्यूक्लियस का, अब भी ठीक करके देता हूं, न्यूक्लियस का चार्ज हो गया Ze। ये हो गया रे बेटा तेरे पास इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस पे लगेगा फोर्स किसकी तरफ बेटा, इस पे लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। इसकी होगी कुछ स्पीड, ये सर टेंजेंशियल स्पीड होगी, जैसे भी ये घूम रहा होगा, मान लो ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इसका जो जिस भी ऑर्बिटल में घूम रहा है, पहले ऑर्बिटल में, दूसरे ऑर्बिटल में, तीसरे ऑर्बिटल में, तो जिस भी ऑर्बिटल में घूम रहा है उसका रेडियस कितना, पहले बताओ। ये चार्ज समझ में है Ze, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, है ना। ये कितना हो गया बेटा ये फोर्स लग रहा है इस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा Fe, है ना, जो कि किसकी तरह काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। ये सर, और ये हो गया जिस भी ऑर्बिटल में घूम रहा है उसका रेडियस Rn, और ये हो गई जिस भी ऑर्बिटल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिटल में इसकी स्पीड Vn। जोन से भी ऑर्बिटल में ये घूम रहा है उसका रेडियस हो गया Rn, जोन से भी जिस भी ऑर्बिटल में घूम रहा है उसमें इसकी स्पीड या वेलोसिटी हो गई Vn। टकाटक, यस सर टकाटक, 1/4 रेडियस अभी Rn बोल लो, R बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर mv² बार। R से R एक शहीद हो गया, एक R यहां बच गया। और हमने क्या किया, ये जो वैल्यू V का उठाया था, इस सबको याद नहीं करोगे पेपर में, सब नहीं करोगे वैल्यू, मैं डायरेक्ट आपको ये वाला फॉर्मूला भी लिख के बता सकता था, लेकिन तुम बोलते कि कैसे आ गया, मास्टर कोई नहीं पता होगा। मास्टर को सब पता है, समय का अभाव है इसलिए सब कुछ लिखा हुआ है, और हम तो फाइनल फॉर्मूला याद कर लेंगे, स्टार मार्क कर दूंगा। V का वैल्यू उठा के, ये mv² बाय है ना, V का वैल्यू यहां से उठाया, mvr बराबर nh/2 बाय, फेंक के मारा V का वैल्यू, यहां पे फेंक के मारा, एक R इधर बच गया, चीजों को अरेंज किया। आपको किसका वैल्यू चाहिए, R का, तो R इस साइड लेके, और जो भी कचरा पट्टी है वो इधर नीचे ले आए। देख लो कौन कौन सी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन mvr बराबर nh/2 पाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल सर्व एज सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया kq1q2 बाय r², k का वैल्यू 1/4 न्यूक्लियस का चार्ज Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, रेडियस हो गया R, mv² बाय r में यहां से V निकाला, फेंका, R का वैल्यू रीअरेंज किया, R का वैल्यू हमारे पास आ गया 10 V गेट, R लिखो Rn लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। Rn हो गया n² h² एप्सिलॉन बाय पाई Ze²। गुरुजी कितना गंदा फॉर्मूला, अरे नहीं याद रखना, मैं बोल रहा हूं ना, जो फॉर्मूला मैंने स्टार मार्क कर दी याद रखना। ये रीअरेंज करके, ये कचरा पट्टी नीचे है, ये R उधर चला गया। जब आपने इसको सॉल्व किया ना तो कुछ इस तरीके से है। अब हमने क्या किया, देखो H की वैल्यू जैसे फिक्स है तो इसको ऐसे रीअरेंज करके लिख लिया, ये यही चीज है। H कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 की पावर -12, पाई की वैल्यू फिक्स है, E की वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। क्या फिक्स नहीं भाई, N चेंज हो सकता है, कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है, Z एटॉमिक नंबर हो सकता है किसी भी एलिमेंट का, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बोलो यस सर। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। H की कौन पेपर में याद रखे, ये सब कौन पेपर में पुट करे, H का स्क्वायर एप्सिलॉन 3.14 1.6 into 10 की पावर -19 का स्क्वायर 9.1 into 10 की पावर -31 kg, पूरा नीट का पेपर साला ये वैल्यू निकालने में ही चला जाएगा। कोई पूछेगा कितने सवाल अटेम्प्ट किए, एक सवाल अटेम्प्ट करके आया, वो भी गलत कराया। तो ये सारी वैल्यूज अंतर मंतर शैतानी खोपड़ा, ठीक है, ये सर सारी वैल्यूज पुट कर दी। तो हमारे पास Rn यानी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में आएगा यानी 10 की पावर -10 मीटर 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n² बाय z। इसको आप याद रखेंगे, भाई ने बोला तो करने का, भाई ने बोला कि यार ये फॉर्मूला याद रखना है तो करने का, इस फॉर्मूले को याद रख लो। अब इससे कैसे क्या हम डिड्यूस कर सकते हैं मैं बताता हूं। nth ऑर्बिट देखो, z हो गया एटम का एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस प्लस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो बोहर का मॉडल है इट इज ओनली एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जैसे गुरुजी, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए तो हो गया हीलियम प्लस, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लोगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, एंड सो ऑन। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ सर समझ गए 4, तो उससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लो तो ये सब क्या बन गए, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या बन गए, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो इन्हीं हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही वैलिड है। तो हो गया हाइड्रोजन का एटम, हो गया हीलियम आयन, लिथियम प्लस प्लस आयन, बेरिलियम प्लस 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 आयन, ये सब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो आपको पता होना चाहिए ना, Z का वैल्यू कितना हो गया गुरुजी, ये Z का वैल्यू 1 हो गया, ये Z का वैल्यू 2 हो गया, ये Z का वैल्यू 3 हो गया, ये Z का वैल्यू 4 हो गया, पता ही होगा आपको।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मुझे तो ऑक्सीजन तक याद है, आपको तो और आगे तक याद होगा। यस सर। खैर, तो व्हाट इज जेड, जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एन, भाई किसी भी ऑर्बिटल का फर्स्ट ऑर्बिटल का रेडियस चाहिए, एन का वैल्यू पुट कर दो। 99th ऑर्बिटल का रेडियस चाहिए तो एन की वैल्यू 99 पुट कर दो। अब देखो, अब आपको चाहिए मान लो हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि 99% तो बात हाइड्रोजन की ही की जाएगी, और कुछ भी ना बोलने पर हाइड्रोजन की बात की जाएगी, ऐसा मान लेंगे कि हाइड्रोजन की बात हो रही है। हाइड्रोजन के लिए z कितना हो गया 1, और फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिटल का मतलब n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1, तो कितना आ गया रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब आप देखो, इसको मैं छुपा लूं तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किसके प्रोपोर्शनल है, n²/z। ये आपने वहां भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो यार एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने, ये चीज याद करो। केमिस्ट्री के भी सवाल बनेंगे, फिजिक्स के भी सवाल बनेंगे। स्टार मार्क जिसमें किया है वही चीज याद होगी। किसके प्रोपोर्शनल हो गया पता है क्या? अब कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर z है, फेंको। जो भी ऑर्बिटल चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10, फेंको, उसका रेडियस निकालो। 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू n²/z। हाइड्रोजन के लिए z1, फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए, अगर फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए चाहिए हाइड्रोजन के लिए, n का वैल्यू 1 कितना आ गया 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको याद कर लो टकाटक, है ना? याद करते चलना बेटा साथ में। ये नहीं बाद में कर लेंगे, बाद तो फिर बाद ही हो जाता है बेटा। डन हो गया? यस सर। बेटा ये बसा लेना, तुम्हारे साथ मैं भी याद करते चल रहा हूं। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू n²/z। ठीक है, अब देखो मजे की बात, ऐसी थोड़ी है यार तुम्हारा भाई मतलब सिर्फ ऐसे बताया और जो उसके अंदर पेचीदगी है, जो उसकी बारीकी है वो नहीं बताई। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, ये न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया सर? न्यूक्लियस। अब देखो, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, यस सर। ये हो गया सेकंड ऑर्बिट, यस सर। ये हो गया थर्ड ऑर्बिट, यस सर। तो अब सुनना मेरी बात, ये जो 0.53 एंगस्ट्रॉम है, मान लो ये हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लेट सपोज हाइड्रोजन, तो z की वैल्यू कितनी हो गई 1। और आपने क्या किया, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए निकाला तो स्मॉल n की वैल्यू 1 रख दी, कितना हो गया 0.53 एंगस्ट्रॉम। उसको आपने r बोल दिया, मतलब कि ये r क्या हो गया फॉर हाइड्रोजन, यानी z इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू 1 पुट करी तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम। उसको आपने कितना ले लिया प्यारे बच्चों? r ले लिया। उसको आपने क्या ले लिया प्यारे बच्चों? उसको आपने प्यारे बच्चों क्या ले लिया? r ले लिया। तो अब बताओ कि सेकंड ऑर्बिट, हाइड्रोजन की ही बात चल रही है अभी। मैंने कहा ना 99% बातचीत हाइड्रोजन के लिए चलेगी, और जब पेपर में कुछ नहीं बोलेगा तो आप तो हाइड्रोजन ही मान लेना। बोलो यस सर। अब सुनो, हाइड्रोजन यानी z इक्वल्स टू 1, तो वही 0.53 एंगस्ट्रॉम, n²/z, z के लिए 1 पुट कर दी। n इक्वल्स टू 1 लिया तो कितना आ गया 0.53 एंगस्ट्रॉम, उसको आपने r बोल लिया। अगर n2 लोगे तो कितना हो जाएगा 0.53 इंटू n², यानी 2 का स्क्वायर 4। ये कितना आ गया? इसकी वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आपने कितनी मानी है? r मानी। 0.53 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी मानी आपने? r। तो बेटा 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम कितना हो गया 4r। अगर थर्ड ऑर्बिट की बात की जा रही, किसकी बात की जा रही? थर्ड ऑर्बिट, तो बस कुछ नहीं, हाइड्रोजन की तो बातचीत हो ही रही है, तो हाइड्रोजन का मतलब z का वैल्यू 1, n का वैल्यू, अगर आपको थर्ड ऑर्बिट की बात करनी है, n का वैल्यू 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 एंगस्ट्रॉम को आपने क्या मान लिया फिलहाल के लिए? r, तो हो गया 9r। तो जो रेडियस हो गया पहले ऑर्बिट का कितना हो गया r, पहला ऑर्बिट। दूसरा ऑर्बिट का कितना हो गया 4r। तीसरा ऑर्बिट का कितना हो गया 9r। अरे भाई मतलब ये इक्विडिस्टेंट नहीं है। कैसे इक्विडिस्टेंट नहीं है? जैसे फर्स्ट ऑर्बिट से न्यूक्लियस की दूरी r, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की दूरी 4r माइनस r, 3r। अरे मैं कह रहा हूं इक्विडिस्टेंट नहीं ना। फर्स्ट ऑर्बिट से न्यूक्लियस कितनी दूरी पर है r, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट कितनी दूरी पर है 4r माइनस r, 3r। थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट कितनी दूरी पर है 9r। थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना हो गया 9r, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस हो गया 4r, 9r माइनस 4r कितना हो गया 5r। तो आप ऐसे भी, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है क्या कि ऐसे बोल सकता है कि यार फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो कितनी हो गई 4r माइनस r, 3r। थर्ड ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस बताओ, 9r माइनस 4r, 5r, तो 3r, फिर हो गया 5r, है ना? समझ गए क्या? इसके बाद कितना हो जाएगा 3r हो गया, 5r हो गया, 7r हो गया, 9r हो गया। तो अरे डिस्टेंस सेम है या चेंज होती जा रही है? गुरुजी डिस्टेंस तो चेंज होती जा रही है। इसका मतलब इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो इसके और इसके बीच में नहीं है, वो इसके और इसके बीच में नहीं होगा। मतलब हर ऑर्बिट, हर कंसेक्यूटिव ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये डिस्टेंस कुछ और है, ये डिस्टेंस कुछ और है, ये डिस्टेंस कुछ और है। मतलब ये इक्विडिस्टेंट नहीं। इक्विडिस्टेंट कब होता? जब ये जो गैप होता है, ये गैप कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप यूनिफॉर्म होता है। लेकिन ये गैप यूनिफॉर्म
नहीं है, ये गैप यूनिफॉर्म नहीं। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हो गया, इसमें वो ट्रू और फॉल्स पूछ सकता है, एजर्शन रीजन पूछ सकता है। ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस का मतलब जो डिस्टेंस सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में, वही डिस्टेंस थर्ड ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में, वही डिस्टेंस फोर्थ और थर्ड के बीच में, वही डिस्टेंस फिफ्थ और फोर्थ के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं। और ये आप इनके बीच का सेपरेशन निकाल सकते हो, सब बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इस पे एजर्शन रीजन और ट्रू फॉल्स पूछ सकता है कि क्या ऑर्बिटल्स इक्वली स्पेस होते हैं, नहीं होते। मना कर देना, एकदम सरासर मना कर देना। आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल साहब समझ में आ गया। आगे बढ़ो, चलो भाई। तो रेडियस की बात हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चे नीट 2023 का सवाल सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल सॉल्व करना अभी के अभी। देखो टकाटक सॉल्व करो इसको अभी। ठीक है साहब, ये तो बहुत ही इजी सवाल है, कलंक है ये, मतलब सवाल के नाम पे ना धब्बा है एकदम। चलो करो सॉल्व। बोला जा रहा है द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। बेटा इसकी बातों में मत आना, हमें पता है ना कितना होता है। एंगस्ट्रॉम में ऑप्शन दे रखे ना, हमें पता है ना इनर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है हाइड्रोजन के लिए, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, जल्दी बोल। गुरुजी हो गया, आगे आंसर, क्या आंसर आ रहा है, थर्ड ऑप्शन आ रहा है। यस सर, बिल्कुल सर। तो देख लो यार, नीट 2023 का सवाल बना दिया। तुम्हें पता है ना रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है, ये होता है गुरुजी 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। यस सर। अब हाइड्रोजन की बात हो रही है, चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता रहा है सबको, हाइड्रोजन एटम मतलब जेड का वैल्यू कितना हो गया 1, और इनर मोस्ट ऑर्बिट का तो पता ही 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब कि सबसे पहले ऑर्बिट का रेडियस होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्या कह रहा है गुरुजी, बोल रहा है थर्ड अलाउड ऑर्बिट। थर्ड अलाउड ऑर्बिट का मतलब, तो देखो n का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, और z का वैल्यू कितना हो गया 1, तो गुरुजी हो गया 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n का वैल्यू 3 पुट कर दिया तो हो गया 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/1 कितना हो गया। देखो ना, आप तो ऐसे देख लो 0.5 इंटू 9 कर लो यार, इतना लोड कौन लेगा, कौन एग्जैक्ट आंसर निकालेगा। 9 इंटू 0.5 कितना हो गया 4.5 समथिंग, तो ये 4.5 एंगस्ट्रॉम नहीं है, ये 4.5 एंगस्ट्रॉम नहीं है, ये 4.5 एंगस्ट्रॉम नहीं, ऑब्वियसली ये 0.5 से थोड़ा ज्यादा है, तो जो मल्टीप्लीकेशन होगा 9 इंटू 0.5 होता है 4.5, तो 9 इंटू 0.53 कितना हो गया 4.77। तो बिना एग्जैक्ट आंसर निकाले हमने आंसर निकाल लिया बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन। क्या आ गया 4.77। डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, इनरमोस्ट ऑर्बिट का रेडियस हो गया 0.53 एंगस्ट्रॉम, आपको थर्ड का बोला है तो 0.53 इंटू एन स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 हो गई एन स्क्वायर, 3 का वैल्यू पुट किया एन की जगह, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 9 इंटू 0.5 समथिंग समथिंग 4.5, सबसे करीब आंसर यही है 4.5 के, थर्ड ऑप्शन डन हो गया। हो गया, कितना आसान सवाल है। और यार गुरुजी ऐसे सवाल पूछता है कि यार ये तो मतलब ये कुछ भी सवाल नहीं यार, देख लो आप खुद ही देख लो, ये नीट के सवालों का स्तर है, बताओ। चलो आगे चलो गुरुजी, अब काफी बातचीत हो गई, रेडियस ऑफ आपने nth ऑर्बिट बता दिया, अब क्या पढ़ेंगे, ये देखो क्या लिखा हुआ है गुरुजी, अब देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब nth ऑर्बिट की तो वेलोसिटी होगी नहीं ना, ऑर्बिट की थोड़ी वेलोसिटी होगी, ऑर्बिट में जो चीज घूम रही है उसकी वेलोसिटी होगी। जैसे मैं बोलूं कि अर्थ जिस ऑर्बिट में घूम रही है सन के अराउंड, उस ऑर्बिट का वेलोसिटी क्या होगा, तो नॉनसेंस बात है, नॉनसेंस। क्यों, ऑर्बिट का थोड़ी वेलोसिटी होगा भाई, जो ऑर्बिट में घूम रहा है, जैसे अर्थ घूम रहा है सन के अराउंड, उसका वेलोसिटी होगा, उसका स्पीड होगा। तो लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। क्या हमने Rn का वैल्यू निकाल लिया था, हाँ सर, वो बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं, सिर्फ 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। अब एम वी आर बराबर एनएच बाई 2 पाई हो गया, एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, Rn हो गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एन का वैल्यू हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट h बाई 2 पाई। तो जो हमने Rn निकाला था 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाय जेड, सारी वैल्यू यहां पे पुट कर दी Rn की, तो Vn हमारे पास आ गया। क्या आ गया हमारे पास, Vn आ गया। अब वो क्या आया वो थोड़ी याद रखूंगा, मैं तो फाइनल फॉर्मूला याद रखूंगा। अरे Rn की वैल्यू पुट कर दी सारी की सारी, तो Vn आ गया Z e स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट NH। अब देखो यहां पे क्या क्या कांस्टेंट है, E का वैल्यू फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर सकता, E स्क्वायर, 2 की वैल्यू 2 रहेगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट रहेगी, H की वैल्यू फिक्स है, Z बाय n इनटू Z बाय n। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया, क्या लिख दिया, रीअरेंज करके। ये तो सारी वैल्यूज फिक्स है, E की, एप्सिलॉन नॉट की, H की इनटू Z बाय n। E का वैल्यू फेंक के मारा, 2 का वैल्यू है सही, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फेंक के मारा, H का वैल्यू फेंक के मारा, तो हमारे पास जो जैसे वो नहीं आता था वहां पे, कहां पे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट में। ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। थैंक यू बोलना, थैंक यू, केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर भी रिवाइज करवा दिया तुम्हारे भाई ने। यही तो होता है केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी, बस वहां पे श्रोडिंगर वगैरह और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, जो कि फिजिक्स में नहीं देखा जाता। तो ये वैसे ही वैल्यू आ गया जैसे 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू एन स्क्वायर बाय जेड आया था। क्या आया
अरे बाप रे, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड में आएगा इंटू जेड बाई एन। व्हाट इज जेड? वही जो भी एलिमेंट की बात हो रही है, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, बेरिलियम ट्रिपल प्लस, जो भी एलिमेंट की बात हो रही है, जिस भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात हो रही है, उसका एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जोन सा भी ऑर्बिट हो, जो भी ऑर्बिट हो, n का वैल्यू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, n का वैल्यू 2 सेकंड ऑर्बिट, n का वैल्यू 3 थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। एक्साइटेड स्टेट और ऑर्बिट में पता है ना? हाँ सर बिल्कुल पता है, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और ये तो हमको पहले से केमिस्ट्री से ही क्लियर था। ठीक है, बस ये हो गया। अब देखो बहुत ध्यान से सुना, क्या मैं कह सकता हूं? अच्छा, कौन सा फॉर्मूला याद करना है सर, ये भी बताओ। बिल्कुल भाई, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। देखो इधर, आ गई बात समझ में? आ गई सर। तो Vn यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट किसके प्रोपोर्शनल हो गया? Z बाई एन के। ये पता होनी चाहिए सारी चीजें, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कभी कभी इनका डायरेक्ट रेशियो पूछ लेता है। तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल हो गया? n स्क्वायर बाय z। पढ़ाया था अभी? अरे पढ़ाया था दद्दू, n स्क्वायर बाय z। यस सर। तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गया रे? Z बाई एन के प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना 2.18 इंटू 10 की पावर 6, नीट का सन की बुड्ढा कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए 2.18 इंटू 10 की पावर 6 को c के टर्म्स में लिख देता है। व्हाट इज c? c स्पीड ऑफ लाइट, c बाय 137। तो पता होनी चाहिए। तो ये जो वैल्यू है कौन सी? 2.18 इंटू 10 की पावर 6, ये तो पता होनी चाहिए। बाकी ये भी मालूम होना चाहिए, इसको c बाय 137 भी लिख सकते हैं, जहां पे c के स्पीड ऑफ लाइट इंटू z बाई एन मीटर पर सेकंड। इसको याद कर लो, तुम्हारे साथ साथ मैं भी याद करते चल रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। 2.18 इंटू 10 की पावर 6, जिसको c बाय 137 भी बोल देते हैं, इंटू z बाई एन। तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल था? रेडियस किसके प्रोपोर्शनल था? n स्क्वायर बाय z। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट किसके प्रोपोर्शनल है? z बाई एन। अच्छा, क्या बता सकते हो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से घूमता है? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि हाइड्रोजन के लिए किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए जो Vn है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? Vn, अरे Z बाई एन तो है ही सही, लेकिन Vn ऑर्बिटल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। यस सर बिल्कुल है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा वेलोसिटी या सबसे ज्यादा स्पीड कौन से इलेक्ट्रॉन की होगी? सर जितना छोटा एन होगा, इनवर्सली जितना छोटा एन होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी। पेपर में बोल दिया। अरे भैया कुछ भी बोल सकता है, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, कुछ भी बोल सकता है पेपर में। क्या बोल दे कि ग्राफ बनाओ बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है, तो ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। देख लो, आया मजा? जी गुरुजी एकदम मस्त मजा आ रहा है, मस्त मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रिया है। इसको याद कर लो, पॉज कर लो, देख लो, चले आगे। यस सर। अब क्या लिखा हुआ है देखो, ऑब्वियसली जब रेडियस आ गया सर्कुलर पाथ में तो घूम रहा है, तो हमको पता है कि यार उसका रेडियस पता है, सर्कुलर पाथ का आर। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका स्पीड या वेलोसिटी बोल लो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड हो गया, वो पता है। तो क्या मैं ये नहीं बता सकता कि भाई उस इलेक्ट्रॉन को, कोई भी इलेक्ट्रॉन को किसी nth ऑर्बिट का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम पीरियड बोलेंगे, है ना। और टाइम पीरियड के इनवर्स को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। व्हाट डू मीन बाय टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का मतलब इलेक्ट्रॉन जोन से भी ऑर्बिट में घूम रहा है, nth ऑर्बिट में घूम रहा है, जितनी भी स्पीड से घूम रहा है, Rn के रेडियस में घूम रहा है, Vn स्पीड से घूम रहा है, एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। तो गुरुजी टाइम पीरियड हो गया T सबस्क्रिप्ट n, बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? F सबस्क्रिप्ट n। फ्रीक्वेंसी हो गया F सबस्क्रिप्ट n। यस सर बिल्कुल, है ना। तो पता आपने को डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर, एक मिनट, ये हमारे किसी काम का नहीं। हाँ भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। गुरुजी लिटिल लिटिल समझ में आ गई गुरुजी, हमको चोरी पकड़ी गई तुम्हारी, लिटिल लिटिल लगा के पीपीटी बना रहे हो। अरे नहीं भाई, कैसी बात करता है भाई, मैं और लिटिल लिटिल नेवर। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक चक्कर काटा ऑर्बिटल का, कितना डिस्टेंस कवर किया? अरे सरकमफ्रेंस कितना होता है एक चक्कर का? 2 पाई आर एन। स्पीड हो गई Vn। Rn का वैल्यू जो निकाला था बड़ा वाला, भीषण वाला, गंदा वाला, वो पुट कर दिया Rn का वैल्यू। Vn का जो वैल्यू निकाला था गंदा वाला, भीषण वाला, वो पुट कर दिया। सारी वैल्यू पुट कर कुरा के हमको कुछ ऐसा
बड़ा ही गंदा सा कुछ तो भी मिला है, लेकिन आप देखो कि किसके प्रोपोर्शनल है। देखो गंदा फॉर्मूला याद मत रखो, एन क्यूब ऊपर आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, एन क्यूब, क्योंकि एन तो चेंज हो सकता है, ये सर एन क्यूब ऊपर आ रहा है और जेड स्क्वायर नीचे आ रहा है। बाकी एम ई की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट एच ये सब फिक्स है। तो क्या मैं कह दूं, इतना ही पूछेगा तुमसे, मैं क्या मैं कह दूं कि टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। देख लो इसको, ये सर एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम, उल्टा। तो अगर टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जस्ट उल्टा, एन जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। एक याद रख लो टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी तो अपने आप याद हो जाएगा। यस सर। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितने चक्कर कट रहे हैं एक सेकेंड में, नंबर ऑफ राउंड्स रोटेशंस रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड। लिख देता हूं, नंबर ऑफ रोटेशंस, जिसको आप राउंड या रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड, है ना, नंबर ऑफ रोटेशंस बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। कितनी देर में बेटा, 1 सेकेंड। देख लो, ये देख लो, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर हो गया टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी उसका जस्ट उल्टा हो गया। इतना जो मैंने बोल दिया ना, बस वो याद रख लो, सीधी सी बात है। यहां पे अपन कर लेते हैं स्टार मार्क, यहां पे भी अपन कर लेते हैं स्टार मार्क, ठीक है ना। यस सर। एक मिनट, कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, लो भाई अब सुनो, अब क्या लिखा हुआ है, देखो क्या क्या पढ़ लिया, एक बार क्विक रिकैप, क्विक रिकैप, यस वंस मोर। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कितना हो जाएगा गुरुजी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर बाय z, ओके ठीक है ना। और हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस हो गया 0.53 एंगस्ट्रॉम। फिर हमने देखा कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इक्वली स्पेस नहीं होते, जैसे सेकंड और फर्स्ट के बीच का स्पेस अलग है, थर्ड और सेकंड के बीच का स्पेस अलग है, फोर्थ और थर्ड के बीच का स्पेस अलग है, एंड सो ऑन। उसके बाद बात आती है किसकी, velocity of electron in nth orbit, so it is 2.16 in 2.18 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड इंटू z by n। याद है क्या, ये सर देख लो, अरे मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z by n, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 को लिख दिया c by 137, है ना, ठीक है, लिख सकता है। तो और ये देख लो, जैसे जैसे ऑर्बिट जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा, तो उनके बीच का वेरिएशन देख लो, ये हो गया इनटू z बाय n। टाइम पीरियड tn, फ्रीक्वेंसी fn। इलेक्ट्रॉन एक चक्कर कितनी देर में काटेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितने राउंड या रोटेशन या रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट फॉर एनी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिसका कि एटॉमिक नंबर z है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी उसका जस्ट उल्टा, क्या, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब। अब देखो आओ इधर क्या लिखा हुआ है गुरुजी, लिखा हुआ है करंट स्लैश मैग्नेटिक फील्ड स्लैश मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। आ जाओ अब देखो, तो यहां पे बहुत सारी चीज है, करंट भी है, करंट क्यों, करंट क्यों, क्योंकि भाई एक बात बता, करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अब भले एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो घूम तो रहा ऑर्बिटल में, यस सर, तो उसकी वजह से कुछ इक्विवेलेंट करंट आएगा, तो उसको बोल दिया करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इन या रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। मैग्नेटिक फील्ड, अब भाई करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी ऑर्बिटल के सेंटर पर, उसको बोल दिया Bn। और मैग्नेटिक मूवमेंट, अब करंट है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा। तो तेरे भाई ने सारा जुगाड़ पानी कर रखा, तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बुढ़ा चालू है बहुत, RN VN TN FN के अलावा भी ये सब पूछ सकता है, देखो सवाल भी कराऊंगा, ठीक है। तो करंट क्या होता है, ये सिर्फ फाइनल वैल्यू याद रखेंगे, ये सब पेपर में नहीं करेंगे, पर देखो करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यस सर। चार्ज कितना हो गया, E हो गया, 1 बाय टाइम क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या पड़ा था, Z स्क्वायर बाय n क्यूब, E तो फिक्स है, E यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, और फ्रीक्वेंसी देखो टाइम पीरियड था n क्यूब बाय z स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, Z स्क्वायर बाय n क्यूब। तो क्या आ गया, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जो रिश्ता किसका था बेटा, फ्रीक्वेंसी का, वही रिश्ता करंट का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाय n क्यूब। आपको यहां पे ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा, एग्जैक्ट वैल्यू पूछा तो देखो नीट में पूछा रेडियस का, बता देंगे। आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछा तो किसका पूछा, वेलोसिटी का, तो बता देना 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z बाय n। लेकिन
जहां से टाइम पीरियड शुरू हो गया रेशियो बाजी शुरू हो जाएगी। तो रेशियो के लिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन किसके प्रपोर्शन। जैसे देखो ना, आप टेंशन नहीं लो, अभी तुम्हारे लिए ना सवाल रेडी है, बस एक स्लाइड के बाद सवाल रेडी है, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। तो देखो आई एन इज डायरेक्टली इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, ये पता होना चाहिए कि जेड और एन से कैसे रिलेटेड है करंट। तो जैसे फ्रीक्वेंसी वैसे ही करंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एन आई ए एन होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स की अभी यहां पे बात नहीं हो रही, तार थोड़ी है, एक ऑर्बिट ही तो है, तो नंबर ऑफ टर्न 1 ले लिया। करंट इंटू एरिया, अब देखो करंट इंटू एरिया, एरिया क्या हो गया ऑर्बिट का, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे आपके पास आई भी आ गया और रेडियस का स्क्वायर भी आ गया। अब करंट में क्या है, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट का भी स्क्वायर है, क्योंकि एरिया है ना पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर है। यस सर। अरे मैग्नेटिक मूवमेंट भूल गए क्या बेटा, ए बेटा सीधा बैठ, आलस में मत आ बेटा, आलस में मत आ, ठीक है, सीधा बैठ जा एकदम। मैग्नेटिक मूवमेंट होता ना करंट इंटू एरिया, एरिया कितना हो गया ऑर्बिट का, ऑर्बिट में तो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे आपके पास करंट आ गया, यहां पे आपके पास रेडियस का स्क्वायर आ गया। करंट कितना है, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। रेडियस का रिश्ता क्या होता था, 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाय जेड, तो रेडियस का रिश्ता होता था एन स्क्वायर बाय जेड, उसका भी स्क्वायर कर दिया। तो जब आपने देखा तो ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर छेद हो गया, एन की पावर 4 बाय एन क्यूब कितना आ गया, एन आ गया डायरेक्ट। तो यहां पे आपके पास आया मैग्नेटिक मोमेंट किसके प्रोपोर्शनल, एन के। बस ये रिश्ते ही याद करते चलो, ये रिश्ते ही बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो इन दोनों का रिश्ता याद कर लो कैसे काम आता है। मैं आपको बताता हूं ना कि कैसे ये काम आएगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब और मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब देखो इसका मतलब ये जेड के इंडिपेंडेंट है, मतलब कि जेड के इंडिपेंडेंट मतलब ये एलिमेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पे। जैसे कि समझ गए क्या, जैसे आप n बराबर 1 पुट करो तो आप फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए m ले लो, 2 पुट करो तो 2m ले लो, 3 पुट करो तो 3m ले लो। तो सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ z, ये z पर निर्भर नहीं कर रहा है, यहां पे लिख भी देता हूं इंडिपेंडेंट ऑफ z। जी गुरु जी, इंडिपेंडेंट ऑफ z। ओके आगे चलो, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड याद है, जब एक सर्कुलर लूप में जिसका रेडियस r होता था उसमें कोई करंट फ्लो होता था I, तो याद करो क्या होता था मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I बाई 2r। अरे तुम भूल जाते हो यार बेटा, याद है क्या सर, बिल्कुल याद है, म्यू नॉट I बाई 2r। फिर वो आर्क के लिए निकालते थे म्यू नॉट I बाई 2r इंटू थीटा बाई 4, बिल्कुल याद है सर, म्यू नॉट I बाई 2r। अब देखो म्यू नॉट और 2 तो बेचारे कांस्टेंट है, तो क्या मैं कह दूं कि bn यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू in बाय rn, क्योंकि म्यू नॉट बाई 2 तो फिक्स है। ऐसे भी अपने को सिर्फ फाइनल रिश्ते से मतलब है, ठीक है, कि वही वो z और n पे कैसे डिपेंड कर रहा है। इसके बाद सवाल रेडी है आपके लिए। तो bn इज डायरेक्टली इक्वल टू in बाय rn। in क्या हो गया, अभी पीछे निकाला z स्क्वायर बाय n क्यूब, वही जो फ्रीक्वेंसी वाला है। rn क्या हो गया, n स्क्वायर बाय z। जब इसको ठीक किया, सॉल्व किया, पूरा रीअरेंज किया, तो पाया कि bn यानी मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू z क्यूब बाय n5। अब आप बोलोगे ये भी याद रखे क्या, देखो ये तो सबसे ज्यादा आसान है। करंट किसके जैसा, फ्रीक्वेंसी के जैसा। टाइम पीरियड हो गया n क्यूब बाय z स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी होगी z स्क्वायर बाय n क्यूब, जैसा फ्रीक्वेंसी वैसा करंट z स्क्वायर बाय n क्यूब। m जो है वो z पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। ये हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये याद रख सको तो रख लो, नहीं तो फिर ऐसे देख लेना कि म्यू नॉट I बाई 2r होता है, ऊपर करंट नीचे r, r का हो गया n स्क्वायर बाय z, है ना। करंट का कितना हो गया, वही जो फ्रीक्वेंसी का वो z स्क्वायर बाय n क्यूब। तो आ गया अपने पास। तो ये पता होनी चाहिए सारी चीजें बेटा, है ना। मतलब मैं अपना कर्तव्य बिल्कुल पूरा करो, सारी चीजें बता के आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है, सबको याद कर। नहीं भी याद हो तो कम से कम पता हो दोस्त कि आया कैसे, एग्जैक्ट वैल्यू। गुरुजी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा कोई, आपको सिर्फ रिश्ता याद रखना है n और z से कैसे रिलेटेड है। हाँ Rn का पूरा वैल्यू पता होना चाहिए, 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर बाय z। वहां पे मुंह उठा के किसी भी ऑर्बिट के लिए पूछ लेगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट पता होना चाहिए, c बाय 137 इंटू z बाय मीटर पर सेकंड, या 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z बाय मीटर पर सेकंड। बाकी के लिए सिर्फ ये रिश्ता याद रखे। अब वैसे तो मैं आपको होमवर्क में देने वाला था, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको अभी सॉल्व करने बोलूं, अभी के अभी सॉल्व करो राइट नाउ। यस, फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। ओके सर, शाबाश, जल्दी कर लो इसको। क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट्स नहीं आएगा, इक्विवेलेंट आएगा, पर कोई बात नहीं। बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन इन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैंने कही थी तुमसे कि रेडियस और वेलोसिटी के अलावा बाकी सब चीजों के रेशियो ही पूछेगा तुमसे, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा। फाइंड द रेशियो ऑफ, क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन। क्या बोल रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन इन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब जैसे हमने हाइड्रोजन एटम सुना तैसे ही आ गया ना आंसर। देखो तैसे ही बोल दिया z इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। z कितना हो गया हाइड्रोजन के लिए 1।
अब रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट करंट पूछ रहा है, तो मुझे तो याद है भाई कि करंट का हिसाब किताब वैसे होता है जैसे फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड होता है एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी हो गया जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। तो करंट का जो रिश्ता है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। यस सर, ठीक है, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। अब जेड की वैल्यू पुट हो गई 1, तो करंट जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। यस और नो? यस सर, बिल्कुल सर, है ना। जेड की वैल्यू तो 1 पुट हो गई क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है। तो अब आपने बोला, एक मिनट, इधर देखो, आपने बोला आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, आई एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। क्या मैं कह दूं, एन का वैल्यू कौन कौन से, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट, तो करंट इन फर्स्ट ऑर्बिट टू द करंट इन सेकंड ऑर्बिट, करंट इन फर्स्ट ऑर्बिट टू द करंट इन सेकंड ऑर्बिट, इसका रेशियो लेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं इसको, ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब है, तो आई 1 है, तो यहां पे आ गया एन, मतलब देखो ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैं लिख दूंगा एन का वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए मैं लिख दूंगा एन का वैल्यू 2, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आई 1, तो यहां पे कितना आ गया 1 का क्यूब। और देखो यहां पे आई 2 है, तो यहां पे आ गया 2 का क्यूब, क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 1 तो यहां पे 1, 2 तो यहां पे 2, तो 2 का क्यूब बाय 1 कितना हो गया, 8:1। हाँ रख दो, 8:1। देखो वो आ गया, कितना आंसर आया बेटा, 8:1 आ गया। यस सर, क्यों, क्योंकि करंट जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, करंट इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल नंबर का क्यूब। यहां पे 1, यहां पे 2, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पे 1 तो 1 का क्यूब, यहां पे 2 तो 2 का क्यूब। देख लो, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन इन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आशा करता हूं कि बेटा समझ में आया होगा और आपका आंसर मैच किया होगा। बहुत ही बेकार सा और बकवास सा सवाल है। डन हुआ? यस सर, डन हुआ। चलो आगे भाई, फिर छाप लो इसको, आगे चलते हैं। अब क्या लिखा हुआ देखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब भाई क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया गुरुजी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, करंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, 7 चीजें पढ़ ली हैं। बोलो, जिसमें से सारी टकाटक याद रखनी है सिवाय मैग्नेटिक फील्ड के नहीं, क्योंकि आज याद रखोगे कल भूल जाओगे, हो सकता है अभी याद करो घंटे भर बाद ही भूल जाओ, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल सकते हो, फटाफट से रिश्ता निकाल सकते हो। सवाल कैसे पूछेगा, एक नीट 2023 का मैंने टकाटक आपको सवाल करा है, हाँ यार ये तो बहुत ही फर्जी सवाल था, बहुत ही फेक सा सवाल था, फ्रॉड सा सवाल था, और एक रेशियो वाला सवाल करवाया, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आपको कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब देखो, अब क्या बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन, जैसे ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है कि अर्थ है, अर्थ इज रोटेटिंग या रिवॉल्विंग, है ना, रिवॉल्व करे, रोटेट भी कर रही है अपनी खुद की एक्सिस पे, और इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। यस सर, तो वो घूम रही है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, नहीं टोटल एनर्जी। तो कितने प्रकार की एनर्जी देखेंगे, 3, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। वैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, और उन दोनों का जो सम होता है टोटल एनर्जी वो भी। तो सारी एनर्जी देखेंगे, लेकिन फॉर्मूला कौन सा याद करेंगे, जो मैं स्टार मार्क करूंगा वही फॉर्मूला याद करेंगे। लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, हाफ इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। अब जो v का वैल्यू था गंदा वाला, जो हमें याद नहीं रखना ना, वो वैल्यू यहां पे पुट किया, यहां पे पुट किया, इसको रीअरेंज कर लिया, तो क्या याद रखना है, नहीं। क्या याद रखना तुम्हारा भाई बताएगा, ये तो बस सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से शोबाजी है, हाथी के दांत है, दिखाने वाले, खाने वाले नहीं। स्टार मार्क किया क्या, नहीं, नहीं किया, तो आप देख लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ ये पता होना चाहिए, वो तो आगे भी पता चल जाए, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है, पर आप बोलोगे तो मैं बता देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शन हो गया, वो आगे भी पता चल जाएगा जब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, me4 8 h² ε0 z² बाय n², क्या हो गया रे बेटा, z² बाई n², है ना z² बाई n² हो गया। ये नहीं भी याद रखोगे तो आगे काम चल जाएगा। इधर देखो, अभी इस पेज पे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, अरे भैया टेंशन नहीं लेनी, इतना गंदा फॉर्मूला देख के कई बच्चे बोलते हैं अरे मोरी मैया जी का देख लियो, सारा मूड खराब हो गया, ठीक है। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं ना, जब मैंने बोला ही नहीं याद करने को तो क्यों याद रखे हो, काय लोड ले रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी, हाँ डेरिवेशन सारा करा रखा है तुम्हारे भाई ने, ताकि दिल की तसल्ली रहे, है ना, दिल की तसल्ली जरूरी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। याद है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला लिखा था, हमने पढ़ा था कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, Q1 और Q2, यस सर, Q1 और Q2, तो उनके बीच का डिस्टेंस R है,
तो जो पूरा उन दोनों का सिस्टम होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, के क्यू वन क्यू टू बार, बिल्कुल याद है, के का वैल्यू 1/4 अब देखो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो न्यूक्लियस का चार्ज हो गया जेड, और यहां पे अगर आपको याद हो तो यहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी में Q1 और Q2 को साइन के साथ पुट करते थे, जो पॉजिटिव पॉजिटिव, जो नेगेटिव है नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिख दिया माइनस ही, और ये हो गया वही हो गया आर एन हो गया ना, आर एन हो गया, आर एन का जो गंदा वाला वैल्यू था जो हमें याद नहीं रखना है वो पुट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास यूएन आ गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी आ गया, वो माइनस में है, वो काय में आया, माइनस में, ठीक है, वो माइनस में। देखो यहां पे आया था me4z2, me4z2, यहां पे आया था 8n2h2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यहां पे आया 4n2h2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, माइनस ऑब्वियसली ये जो un है ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, z2/n2, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है, डब्बे में बन के, दैट डजंट मीन स्टार मार्क करूंगा तो याद रखना है। अब क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा टोटल एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट है टोटल एनर्जी, और उसमें भी जो भाई बोलेगा वही याद रखने का, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बोल लो, काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी यू, टोटल एनर्जी ई। तो क्या हो गया इन दोनों का सम, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कर था, गंदा वाला जो फॉर्मूला था वो फेंक दिया यहाँ पे, यूएन का जो गंदा वाला फॉर्मूला आया था वो फेंक दिया यहाँ पे, और इनको जब सॉल्व किया तो हमने पाया कि हमारे पास टोटल एनर्जी आ रहा है -me4z2/8n2h2 और यहां पे आ रहा है माइनस। अब हमने कहा यहां पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, देखो z2 और n2 को छोड़ के सब चीज कांस्टेंट है, तो कचरा पट्टी आ गई माइनस, ये कचरा पट्टी इंटू z2/n2, तो देखो हुआ ही था। काइनेटिक एनर्जी भी किसके प्रोपोर्शनल था, मैं कह रहा था ना, बाद में भी याद कर सकते हो, z2/n2। पोटेंशियल एनर्जी भी किसके प्रोपोर्शनल था, z2/n2। तो टोटल एनर्जी भी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टोटल एनर्जी भी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, z2/n2 के प्रोपोर्शनल हो गया। अब हमें क्या याद रखना है वो तो बता दो, अरे ठहर तो जा, अब हमने किया क्या, सुनना, सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। अब हमने क्या किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 8 का वैल्यू, h प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, सारे वैल्यूज फेंक के मारे, और हमने जो फाइनल फॉर्मूला निकाला टोटल एनर्जी का, ये टोटल एनर्जी पता होनी चाहिए, क्योंकि जो सवाल बनता है ना वो टोटल एनर्जी पे बनता है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे कैसा सवाल बनेगा, मेरे पे भरोसा रख, मैं बता दूंगा अभी, सब है, तेरे भाई ने पूरा इंतजाम किया हुआ है, आप निश्चिंत रहिए, हम प्रबंध करते हैं, ठीक है, हम प्रबंध करते हैं, आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, तुम्हारे भाई ने सारा प्रबंध कर रखा है। सारी वैल्यू पुट करी, माइनस का तो माइनस आ गया, और इस सारी वैल्यू पुट करी तो कितना है, 13.6 EV, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटाओ और भियाओ, ये सब क्या लिखा वो मैं बताऊंगा एक एक करके। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट इज -13.6 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट पड़ता है इनटू z2/n2। जी हाँ, तो बेटा ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जैसे ये फॉर्मूला हमने याद किया तो हमें पता चल गया कि टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, z2/n2 के। यहां पे आ गया -13.6, इसका मतलब अगर हाइड्रोजन की बात हो रही तो z का वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही तो n का वैल्यू 1, तो कितना हो गया हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए -13.6 EV। वो तुम्हारे भाई ने पूरा डायग्राम बना हुआ है, आप स्टेप बाय स्टेप, अपना दिमाग नहीं चलाना है, मास्टर ने जैसा बोला वो करने का, या तो अपना दिमाग चलाओ या जो मास्टर कह रहा है वो करो, बीच में कुछ नहीं, या तो मास्टर की सुनो मत, पूरा अपने दिमाग से चलो और फिर रेडी रहो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, या फिर जैसा मास्टर ने बोला वैसा करो, अपना दिमाग मत चलाओ, ठीक है। भाई ने बोला याद कर लो तो याद कर लो, सीधी सी बात है। -13 टोटल एनर्जी है, -13.6 इंटू EV इंटू z2/n2, z का साला वैल्यू पुट करूंगा, जो भी एलिमेंट की बात करेगा, जिस ऑर्बिटल की बात करेगा उसका n का वैल्यू पुट करूंगा और मौज में रहूंगा। अब देख टोटल एनर्जी कैसी आ रही है, टोटल एनर्जी कैसी आ रही है, माइनस, पेपर में पूछ लिया, ये जो टोटल एनर्जी है ये माइनस का मतलब बताओ, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, दैट इज सिस्टम इज बाउंडेड। सिस्टम इज बाउंडेड का मतलब सुनो, जैसे अर्थ और सन के सिस्टम के लिए आप टोटल एनर्जी निकालोगे ना अर्थ का, तो वो नेगेटिव आता है। जैसे अर्थ सन से एक तरीके से बाउंडेड है ना, मतलब ऐसे थोड़ी अर्थ अपनी मर्जी से छोड़ के सन को नहीं जा सकता, वो घूम रहा है और घूमता ही रहेगा। वैसे इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाएगा, है ना, घूमता रहेगा। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब सिस्टम बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब बाध्य है हिंदी में, है ना, एक तरीके से, एक यूं कह लो कि अदृश्य तरीके से उससे जुड़ा हुआ है। मतलब कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले जाना तो एनर्जी देनी पड़ेगी। सिस्टम बाउंड है का मतलब है अपने आप इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाएगा खुद से, जब तक आप उसको एनर्जी नहीं देते। वैसे अर्थ जो है सन को छोड़ के नहीं जाएगी कब तक, जब तक आप उसको एनर्जी नहीं देते हो। बाउंडेड है, वो बाउंडेड है, वो मजबूर है, अर्थ मजबूर है सन के अराउंड घूमने के लिए। वैसे टोटल एनर्जी जब भी नेगेटिव आ गई मतलब समझो इलेक्ट्रॉन मजबूर है किसके अराउंड घूमने के लिए, न्यूक्लियस के अराउंड घूमने के लिए। तो जब भी टोटल एनर्जी किसी सिस्टम का नेगेटिव आता है तो हम बोलते हैं सिस्टम इज बाउंडेड। क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टम इज बाउंडेड, है ना।
अब देख, मैं तेरे एक बार इसको देख ले, फिर वो की पॉइंट बताता हूं। इसको देख, सारी वैल्यूज याद कर ले। बेटा डन, यस सर। अब ये की पॉइंट में क्या लिखा है देख, यहां पे लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं खुद बोल रहा हूं कि यार यहां पे ना हम स्टार मार्क करेंगे, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है हमको पता होना चाहिए। क्या मतलब है इसका मैं बताता हूं। देख, जैसे यहां पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा था me4z2/8n2h2 और टोटल एनर्जी जो आ रहा है वो सेम टू सेम काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहा है मैग्नीट्यूड में। बस काइनेटिक एनर्जी का जो कचरा पट्टी वाला गंदा वाला फॉर्मूला रहा था उसके आगे माइनस लगा दो, उसके आगे क्या लगा दो, माइनस। इसका मतलब समझे दया कि जो टोटल एनर्जी है En, इट इज जस्ट नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो पता होना चाहिए En इज जस्ट नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो En ये छुपा दिया मैंने, क्या लिखा हुआ है, En इज नेगेटिव ऑफ Kn, या यूं बोल दो कि काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो बात तो वही है। यस सर, तो En इज नेगेटिव ऑफ Kn। और देखो मजे की बात, जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा था वो आ रहा था -me4z2/4n2h2 और जो टोटल एनर्जी आ रहा है वो आ रहा है -me4z2/8n2h2, यानी अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दूं सॉरी, टोटल एनर्जी बोल रहा हूं, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दूं, नीचे 8 आ जाएगा, विच विल बी सेम एज टोटल एनर्जी। इसका मतलब जब आप देखो, अब ये बीच में से इसको छुपा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बीच में से इसको छुपा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड करो, पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड करोगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड करोगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। अरे तो हाँ, तो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ Kn या टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ये रिश्ता जो स्टार मार्क कर दिया वो भूलना नहीं है, और जो स्टार मार्क नहीं किया वो याद नहीं करना है। इसको देख लो, इस पूरी स्लाइड को। टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब सिस्टम बाउंड है, खुद से छोड़ के नहीं जाएगा जब तक एनर्जी नहीं दोगे। टोटल एनर्जी किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो Z है, ऑर्बिटल नंबर n है, उसके लिए हो जाएगी टोटल एनर्जी -13.6 z2/n2। और जो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में रिश्ता है वो है टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। टकाटक टकाटक देख ले बेटा फटाफट। ओके चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। यस सर। तो प्यारे बच्चे सवाल सॉल्व करेंगे और बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसको बोल रहा था रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कह रहा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये तो आपका बिना कलम चलाए हो जाना चाहिए सर। काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी, क्या आंसर आएगा? दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, बस जो टोटल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी का माइनस होता है। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है तो दोनों का रेशियो कितना आएगा 1, लेकिन एक दूसरे का माइनस होता है तो -1 आंसर आना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है, ये +1 है, ये हो गया 1/-1। अरे सिंपल है ना। कैसे, क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू दी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी होगी En। ये सर काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होता है? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कितना हो गया? Kn से Kn कट गया, 1/-1, तो क्या हो गया 1:-1, कुछ भी बोल लो, या -1 बोल लो, इसको -1 भी बोल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लिखने का तरीका है बस 1:-1, इसको -1 भी बोल सकते हैं ना, 1/-1 देख लो, इसको -1 भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है ना। -1 भी लिखा जा सकता है, 1:-1, जो बोलना है बोलो। सड़ेला सवाल है। चल बेटा अगला सवाल हाजिर हो, इसको छाप ले। हो गया, ये देख ये वाला सवाल सॉल्व कर। अरे बहुत आसान है, आराम से कर लेगा रे बेटा। लल्लू लाल सवाल, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिखा हुआ है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट है ना, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इन ऑर्बिट इज -3.4, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली। आराम से हो जाएगा। चल जल्दी सॉल्व कर लिया? यस सर। देख तुझे पता है कि टोटल एनर्जी दी थी -3.4 eV। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिश्ता क्या होता है गुरु जी? En बराबर -Kn। तो क्या मैं कह दूं, माइनस इधर आ गया, माइनस ऑफ En बराबर Kn, तो कितना हो गया माइनस ऑफ टोटल एनर्जी कितना -3। अरे En बराबर -Kn होता ना, माइनस इधर भेज दिया, माइनस En बराबर Kn, माइनस ऑफ En कितना हो गया टोटल एनर्जी -3.4 eV है ना, बराबर क्या हो गया देखो, तो 3.4 eV बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया आपके पास 3.4 eV। ये ऑप्शन गलत ये ऑप्शन गलत, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। अब सुनो दूसरी बात, मैं एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से, कि मतलब आपको डायरेक्ट भी सॉल्व नहीं होता है मुंह जबानी, तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिश्ता था गुरुजी? En बराबर UN/2। हाँ सर याद है, तो क्या मैं कह दूं, यही तो था यार दद्दू, दद्दू, En बराबर UN/2, En बराबर UN/2। यस सर।
तो यूएन कितना हो गया 2 इंटू ई एन बराबर यूएन कितना हो गया 2 इंटू ई एन हो गया -3.4 ईवी यस सर बराबर यूएन कितना हो गया बेटा 3.4 इंटू 2 -6.8 तो -6.8 ईवी बराबर पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये आ गया आंसर। तो आंसर आ गया 3.4 और -6.8 यानी ऑप्शन नंबर 3 आया ना। तुम्हारा मैच किया कि नहीं किया बिल्कुल बिल्कुल किया भाई बिल्कुल किया। चले फिर आगे आगे बढ़ो आ जाओ भाई आगे आ जाओ। ये हो गया। चलो अब ये फॉर्मूला शीट है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए फॉर्मूला शीट है। इसमें वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला लिखा है रेडियस इन nth ऑर्बिट या रेडियस ऑफ आएगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आएगा है ना। ठीक है 1 मिनट 1 मिनट और 1 मिनट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। उसके बाद हो गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी ये सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है तुम्हारे लिए सजा के। हाँ अब ऑब्वियसली इसमें वो सब नहीं है करंट नहीं है ना एनर्जी है करंट नहीं है मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है और क्या नहीं है मैग्नेटिक फील्ड नहीं वो खुद से लिख लेना आप है ना। अब सुनो ये आप खुद से देख लेना आपके लिए फॉर्मूला शीट है चीट शीट बोल लो जो बोलना है बोल लो। यहां पे क्या लिखा हुआ है मैच द कॉलम में भी आस्क्ड पेपर में मैच द कॉलम पूछ लेगा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी रेडियस वेलोसिटी मैच करो किस किस के कैसे कैसे प्रोपोर्शन होते हैं तो मैच द कॉलम इस पे आ सकता है। अगर इस फॉर्म में चाहिए मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम है ना तो इस फॉर्म में चाहिए तो ठीक है फॉर हाइड्रोजन एटम या ऐसे लिख देता हूं फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना हाइड्रोजन ही थोड़ी है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कोई भी हो सकता है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है अच्छा आपको इस रूप में पसंद है तो इस रूप में देख लो नहीं तो तुम्हारे भाई ने ये टेबल फॉर्म भी लिखा हुआ है कोई टेंशन वाली बात नहीं। की पॉइंट के नाम पे फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम बोर्स एनालिसिस विल बी वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड बाई एन तो इसने 2.18 इंटू 10 की पावर 6 को या सी बाय 137 को लिख दिया वी नॉट। रेडियस इन nth ऑर्बिट क्या होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड इसने 0.53 एंगस्ट्रॉम को बोल दिया आर नॉट। ठीक है एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तो यहां पे आना चाहिए माइनस आना चाहिए यहां पे क्या आना चाहिए माइनस तो माइनस इसने 13.6 को क्या बोल दिया ई नॉट बोल दिया बाकी आ गया माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ये सर टाइम पीरियड एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर है ना एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर और इसने ये देखो ना ये वी नॉट आर नॉट ई नॉट टी नॉट क्या है ये सब फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यूज है। ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस ये फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी और ये फर्स्ट ऑर्बिट का टाइम पीरियड है ना। तो आपकी इच्छा है अरे इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना वी नॉट आर नॉट ई नॉट टी नॉट ये सब क्या है फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यूज है ना और प्रोपोर्शन क्या हो गया जेड बाय एन एन स्क्वायर बाय जेड जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है ना। तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भाई तुम कंफ्यूज हो गए खामखा मैं यहाँ पे इसको ठीक कर देता हूँ नहीं तो तुम्हारा पेट दुखता रहेगा है ना और तुम्हारा पेट दुखेगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। टेंशन नहीं लेनी। इधर देखो भाई ये कितना था चलो बताओ गुरुजी ये था 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ये कितना था 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ये कितना था 13.6 ईवी। ठीक है और ये इसको तो एग्जैक्ट वैल्यू तो याद करनी नहीं थी अपने को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने का था। क्या देखने का था रे बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो यहां पे लिख दिया मैंने ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर बाकी फ्रीक्वेंसी पता है बच्चों को उसका उल्टा हो जाएगा देख लो है ना। ठीक है तो ये फॉर्मूला शीट है यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले याद करने 3-4 फॉर्मूले और है वो आप खुद से लिख सकते हैं कौन कौन से जैसे करंट का हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का हो गया मैग्नेटिक फील्ड का हो गया। अब ये क्या लिखा हुआ है गुरुजी ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है बढ़िया सा बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम तो पढ़ी रहे। एनर्जी लेवल्स की थोड़ी सी बात करते हैं। क्या मैं आपको सिखा चुका हूं एन वैल्यू न्यूक्लियस एन की वैल्यू 1 एन की वैल्यू 2 एन की वैल्यू 3 एन की वैल्यू 4 एन की वैल्यू 1 फर्स्ट ऑर्बिट एन की वैल्यू 2 सेकंड ऑर्बिट एन की वैल्यू 3 थर्ड ऑर्बिट एन की वैल्यू 4 फोर्थ ऑर्बिट एन की वैल्यू 1 को ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट याद है यस सर। तो अलग अलग लेवल्स की एनर्जीज हैं। देखो भाई ना क्या आपको याद है कि जो टोटल एनर्जी की बात होगी यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल की बात नहीं होगी। क्या आपको याद है टोटल एनर्जी होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यस सर। अब हाइड्रोजन एटम की अगर बात की जाए किसकी बात की जाए हाइड्रोजन एटम की बात की जाए तो एनर्जी ऑफ nth लेवल इज गिवन बाय द रिलेशन। हमें पता है तुम्हें पता है कि एनर्जी इज टोटल एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड का वैल्यू कितना हो गया 1 तो -13.6 बाय एन स्क्वायर। अरे जेड की वैल्यू तो 1 होगी तो -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जेड की वैल्यू 1 होगी। अब एन की वैल्यू पुट करते जाओ और आंसर निकालते जाओ। देखो यहां पे होगी न्यूक्लियस। अब ये ऐसे अरे ऐसे बना देते हैं एनर्जी लेवल यार। वैसे तो ऑर्बिट ऐसे सर्कुलर होता है ऐसे एनर्जी लेवल बना देते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है।
ईवी आ जाएगा, एक मिनट, ये आ जाएगा ईवी। हाँ भाई, तो एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो एन का वैल्यू 1 पुट किया हमने, यहाँ पे एन का वैल्यू 1 पुट किया तो हमें मिला 13 -13.6 ईवी। एन का वैल्यू 2 पुट किया तो मिला, ये वैल्यू याद रखनी, -3.4। ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सेम टू सेम, ये सर बिल्कुल पढ़ा है। एन का वैल्यू 3 रखा -1.51, एन का वैल्यू 4 रखा -0.85, एन का वैल्यू 5 रखा -0.54, एन का वैल्यू 6 रखा, एन का वैल्यू 6 रखा -0.38 एंड सो ऑन। एन का वैल्यू इंफिनिटी रखा, एन का वैल्यू इंफिनिटी रख दो, नीचे इंफिनिटी का स्क्वायर हो गया, निपट गया, नीचे इंफिनिटी का स्क्वायर हो गया ना, नीचे इंफिनिटी का स्क्वायर हो गया तो भैया मैटर खत्म हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट और -13.6 -3.4 -1.51 -0.85 -0.54 -0.38। सर कहां तक याद रखे? मैं तो सजेस्ट करूंगा 6 तक याद रखो, नहीं तो कम से कम 6 नहीं तो कम से कम 4 तक तो याद रख ही लो भाई, है ना। मतलब मैं तो 6 तक याद रखता हूं, मेरे को तो उसके बाद भी एक वैल्यू याद है 7 तक, -0.38 के बाद आता है -0.28, मेरे को तो 7 तक याद है। बट आप मान लो एकदम आलस में आ रखे हो तो आप एटलीस्ट 4 तक तो याद रखो यार, 4 तक तो याद रखो, ठीक है ना। तो ये देख लो बेटा, ये हाइड्रोजन के अलग अलग लेवल का एनर्जी है। अच्छा, एन की वैल्यू इंफिनिटी रख दिया तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अच्छा यहां पे देखो ऐसे देखना है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ज्यादा है, -13.6 कम है ना। यहां पे अपना मैथ्स का नंबर लाइन वाला कंसेप्ट लगेगा। अभी अपन ने मैथ्स का नंबर लाइन वाला कंसेप्ट, नंबर लाइन मतलब वाला कंसेप्ट मतलब बता दो अभी तक बचपन में मैथ्स में क्या पढ़ा? -3 बड़ा -2, गुरुजी -2 बड़ा -3 छोटा, -3 और -4 में से कौन छोटा? -4। अभी तक हमने फिजिक्स में कंसेप्ट नहीं लगाया, अब लगेगा। ये लोअर एनर्जी है, मतलब ये 13.6 है लेकिन माइनस में, तो ये बहुत कम है। फिर ये -3.4, ये 3.4 है लेकिन माइनस, तो ये ज्यादा होगी। फिर -1 और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, तो जीरो एनर्जी सबसे ज्यादा है ना। समझ में आ पा रही बात? तो जैसे जैसे हम, सुनना बहुत ध्यान से, जैसे हम 1 से इंफिनिटी की तरफ चलते जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। फर्स्ट ऑर्बिटल से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, जैसे न्यूक्लियस से दूर चलते जाते हैं टोटल एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो यहां पे हमको थोड़ा सा वो ध्यान रखना है। अभी तक हम ऐसे नहीं करते थे, अभी तक तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देखते थे, नहीं अब अपने को मैग्नीट्यूड के साथ साइन, नेगेटिव में ज्यादा है ना मतलब कम है। तो जैसे जैसे हम नीचे से, मतलब एन की वैल्यू 1 से एन की वैल्यू 2 3 4 5, एन की वैल्यू दूर जाते जा रहे हैं, मतलब और दूर ऑर्बिटल में जाते जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, टोटल एनर्जी क्या होती जा रही है गुरुजी? टोटल एनर्जी जो है दैट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, एज वी मूव, पेपर में बोलेगा exertion reason as we move far away from the nucleus, as we move far away from the nucleus, total energy decreases, increases, total energy increases। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना की पॉइंट लिखा देता हूं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। हाँ भाई, तो की पॉइंट क्या है? जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते, मतलब एन की वैल्यू 1 से 2 3 4 इंफिनिटी की तरफ, टोटल एनर्जी बढ़ती है। तो गुरुजी आप तो टोटल ही बता दो ना, टोटल बता दो कि कौन बढ़ता है कौन घटता है, क्योंकि पेपर में पूछ लेता है, बुढ़ा चालू है बहुत। तो क्या लिखा हुआ है देखो गुरुजी, लिखा हुआ है एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस दैट इज एन इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एन बढ़ता जाता है। तो क्या बढ़ेगा क्या घटेगा? टोटल एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव होता है इसलिए पोटेंशियल और टोटल एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि याद करो हमने देखा था जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे स्पीड घटती जाती है, याद है आपको? यस सर। तो दूर जाते जाएंगे एन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे एन बढ़ता है, आप देख लो एन बढ़ रहा है, टोटल एनर्जी भी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है, बस काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। ये की पॉइंट याद रखेंगे, बिल्कुल सर टकाटक याद रखेंगे। आगे बढ़ो अब देखो भाई एक सवाल, अरे भैया नीट 2020 का सवाल है, ये तो प्यारे बच्चे बिना कलम चलाए ही सॉल्व कर देंगे। क्या सड़ेला सवाल है यार गुरुजी, मतलब कलंक है सवाल के नाम पे। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, टोटल एनर्जी -13.6 Z² यस सर। और हाइड्रोजन मतलब Z की वैल्यू हो गई 1, तो -13.6/n²। ये तो प्लस है, ये आगे -13.6 Z की वैल्यू 1 हो गई n²। सही है, ये बेकार है, ये भी बेकार है। सेकंड ऑप्शन सही हो गया एकदम, वेरी नाइस। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। चले आगे, आगे चलो। देखो भाई, ये देखो, ये सॉल्व करना है, ये सवाल अभी, यस तुम ही सॉल्व करोगे, तुम ही सॉल्व करो, कर दो सॉल्व इसको, कर दो सॉल्व इसको, फटाफट से सॉल्व कर दो। क्या लिखा हुआ है? द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 eV। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट कितना है? माइनस, ग्राउंड स्टेट सबको पता है। द एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अरे फालतू की बात है यार, अब भी सॉल्व हो जाएगा। मुझे क्या मतलब है कि हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की वैल्यू कितनी है?
मुझे तो एनर्जी का फॉर्मूला पता हुआ है, देखे देखो भाई, एनर्जी का फॉर्मूला मुझे तो पता है -13.6 EV इंटू Z² / N²। यस सर। अब यहां पे किसकी बात हो रही है, हीलियम प्लस हाइड्रोजन हीलियम, Z की वैल्यू 2 हो गई। यस सर, तो -13.6 EV इंटू Z की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 का हो गया स्क्वायर डिवाइडेड बाय N। बोल रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब N का वैल्यू 2, क्योंकि जो भी N का वैल्यू होता है उसमें से -1 कर दूंगा तो एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में +1 कर दूंगा तो ऑर्बिटल नंबर आ जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 1 + 1 2, तो nth ऑर्बिट मतलब 2 सेकंड ऑर्बिट, या यूं कह लो कि n में से 1 माइनस कर दो तो एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी, एक ही बात है। तो पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी पता है अपने को, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू 2। यस सर, तो n का वैल्यू 2 यहां पे पुट कर दे। ओ तेरी की, ये देख इधर टकाटक 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर शहीद हो गया, कितना क्या -13.6 EV। आशा करता हूं कि आपका भी यही आंसर आया होगा, -13.6 EV। यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, चले आगे, चलो भैया आगे आगे बढ़ो। लो भाई ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम इज -13.6 EV। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक काम कर बेटा, सब कुछ मैं ही सॉल्व करवा दूंगा, तो तू क्या करेगा घर पे, आराम थोड़ी करेगा, इसको होमवर्क में ले, ये तू सॉल्व करेगा, ठीक है। अब एक की पॉइंट प्लीज बच्चों, प्यारे बच्चों याद रखना, एक की पॉइंट, बहुत ही मस्त की पॉइंट है, देखो। हाँ भाई देखो लिखा हुआ है, सुनना बहुत ध्यान से, इस पे डायरेक्ट सवाल आएगा, और ये इतना तगड़ा शॉर्टकट है ना कि आपका इतना ज्यादा समय बचेगा, और 4 नंबर फोकट के अपनी जेब में। लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या यूनिक वेवलेंथ्स एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स टू ग्राउंड स्टेट। अब आप बोलोगे गुरुजी इसका मतलब ही समझ में नहीं आता, तो की पॉइंट कैसे लगाएंगे, मैं बता रहा हूं। फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल एंड सो ऑन, रैंडमली ऐसी बना ली 1 2 3। n बराबर 1 क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। n बराबर 1 क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है। यस सर। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि कहां पे स्थित है, क्या कहां पे मौजूद है, n बराबर 3 पे मौजूद है, इसको ग्राउंड पे आना है, ग्राउंड स्टेट पे आना है। तो कितने तरीके, कितने तरीके। अब क्योंकि ये सिर्फ थर्ड ऑर्बिट पे, तो हम ये तो मैनुअली बना सकते हैं बिना कोई फॉर्मूला लगाए। कैसे, जैसे एक तरीका है ग्राउंड स्टेट पे आने का, डायरेक्ट आ जाने का, डायरेक्ट आ जाएगा तो कुछ फोटोन एमिट करेगा किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का। यस सर। हो सकता है कि स्टेप बाय स्टेप आए, जैसे थर्ड से सेकंड पे आए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ एमिट करे, आपने केमिस्ट्री में करे होंगे ऐसे सवाल। उसके बाद सेकंड से फर्स्ट पे आए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ एमिट करे, तो कितने यूनिक वेवलेंथ या कितनी स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करेगा, 3 यूनिक वेवलेंथ। 3 से डायरेक्ट 1 पे आना, 3 से 2 पे आना, 2 से 1 पे आना, तो कितने यूनिक तरीके हैं आने के, कितने, जितने यूनिक तरीके आने के उतने ही यूनिक वेवलेंथ हो जाएंगे। अब ये आप बोलोगे तो आसान है, तो फॉर्मूला क्यों लगा है भैया, वो तेरे को आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि 3 से 1 आ रहा है। मान ले मैं बोल दूं 4 से 1 आ, 5 से 1 आ, तो तू पेपर में सब गिनता रहेगा क्या, बाकी बच्चे नंबर लूट के ले जाएंगे, तू सिर्फ गिनता ही रहेगा कितने स्टेप, कोई मेडल पहनाने नहीं आ रहा तेरे को। तो डायरेक्ट याद रख, nth स्टेट से, nth ऑर्बिटल से ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो कितने यूनिक वेवलेंथ निकाल सकता है। nth स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट बोल रहा हूं क्या, नहीं, nth ऑर्बिटल से ग्राउंड स्टेट पे आएगा, कितने यूनिक वेवलेंथ निकाल सकता है, n इंटू n माइनस 1/2, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऐसे लिख देता हूं, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है ना, n क्या है बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल है जहां से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर कहां था बच्चों, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, कितना हो गया, n इंटू n माइनस 1/2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n/2। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, n साला एक्साइटेड स्टेट है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, n इज नंबर, एक्साइटेड स्टेट नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। मान लो गुरुजी 5 से निकालना, 5 से ग्राउंड स्टेट, n की वैल्यू पुट कर दो 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 5 20, 20/2 10। तो बेटा ये ऐसे तो तू डायरेक्ट निकाल लेगा जब ये छोटा सा वैल्यू है, लेकिन अगर n की वैल्यू 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, तो बहुत माथा पच्ची हो जाएगी, इतना टाइम नहीं। डायरेक्ट नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड, जब एक इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके आएगा, एक्साइट होके ऊपर जाता है, डी एक्साइट होके नीचे आता है, एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, डी एक्साइट होके लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। तो nth ऑर्बिटल से जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कितने यूनिक वेवलेंथ एमिट कर सकता है बेटा, ये हो गया n स्क्वायर माइनस n/2। क्या बोलती पब्लिक, ये सर, बिल्कुल सर। प्यारे बच्चों, वैसे तो इसको मैं पूरा अभी कंटिन्यू करने वाला था, लेकिन गला साथ नहीं दे रहा है ना, तो अपन एक काम करते हैं, इसको ना नेक्स्ट पार्ट में ही खत्म करते हैं। ठीक है,
और आपको जो इसके साथ डीपीपी मिलेगी, अगर नहीं मिले तो ठीक, अगर डीपीपी इसके साथ आपको मिलती है तो आप इसको अभी अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि अभी इसका थोड़ा सा पोर्शन बाकी है। तो इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको है ना कंप्लीट करवाता हूं अलॉन्ग विद न्यूक्लियाई वाला पोर्शन। न्यूक्लियाई वाला पोर्शन बहुत छोटा है ना, ठीक है। तो क्षमा प्रार्थी हूं, गला साथ नहीं दे रहा है, इसलिए यार अपन मिलेंगे ना नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी चीजें बची है लेकिन अपन उसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, है ना। चलो बेटा मिलते हैं यार, थैंक यू बेटा।